आवाज आया। एक खुशबू का हाथ मैं साक्षी आए आज यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित प्रबंधकगण, वरिष्ठ शिक्षक एवं मेरे प्रिय सहपाठीगण, मैं साक्षी त्रिपाठी अनुभाग का बैच 2022 की प्रशिक्षु आज गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर आप सभी के समक्ष एक खास कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। यदि मेरे शब्दों में कोई त्रुटि होती है तो कृपया मुझे क्षमा करिएगा। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्रेम नहीं है खेल प्रिय। कि मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्रेम नहीं है खेल प्रिय। तुम एमए फर्स्ट डिवीजन हो, मैं हुआ मैट्रिक फेल प्रिय। कि तुम एमए फर्स्ट डिवीजन हो, मैं हुआ मैट्रिक फेल प्रिय। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्रेम नहीं है खेल प्रिय। तुम फौजी अफसर की बेटी, कि तुम फौजी अफसर की बेटी, मैं तो किसान का बेटा हूँ। तुम रबड़ी खीर मलाई हो, मैं तो सत्तू सपड़ेटा हूँ। कि तुम फौजी अफसर की बेटी, मैं तो किसान का बेटा हूँ। तुम रबड़ी खीर मलाई हो, मैं तो सत्तू सपड़ेटा हूँ। तुम ऐसे घर में रहती हो, मैं पेड़ के नीचे लेटा हूँ। तुम ऐसे घर में रहती हो, मैं पेड़ के नीचे लेटा हूँ। तुम नई मारुति लगती हो, मैं उस स्कूटर लमड़ेटा हूँ। इस कदर अगर हम छुप कर आपस में प्रेम बढ़ाएंगे तो एक रोज तेरे डैडी अमरीश पुरी बन जाएंगे। सब हड्डी फसली तोड़ मुझे वो भिजवा देंगे जेल प्रिय। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्रेम नहीं है खेल प्रिय। तुम हीरे जड़ी तस्करी हो, मैं एल्युमिनियम की थाल प्रिय। तुम चिकन सूप बिरयानी हो, मैं कंकड़ वाली दाल प्रिय। तुम हीरे जड़ी तस्करी हो, मैं एल्युमिनियम की थाल प्रिय। तुम चिकन सूप बिरयानी हो, मैं कंकड़ वाली दाल प्रिय। तुम हिरन चौकड़ी भरती हो, मैं हूँ कश्मीर की चाल प्रिय। तुम चंदन वन की लकड़ी हो, मैं हूँ कबूल की छाल प्रिय। मैं पके आम सा लटका हूँ, मत मारो मुझे गुलेल प्रिय। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्रेम नहीं है खेल प्रिय। मैं सनी देव जैसा रूप, तुम कोमल कंचन काया हो। मैं सनी देव जैसा रूप, तुम कोमल कंचन काया हो। मैं तन से मन से काशी हूँ, तुम महाचंचला माया हो। तुम निर्मल पावन गंगा हो, मैं जलता हुआ पतंगा हूँ। तुम राजघाट का शांति मार्ग में हिंदू मुस्लिम दंगा हूँ। तुम हो पूनम का ताजमहल में काली गुफा जनता की। तुम हो पूनम का ताजमहल में काली गुफा जनता की। तुम हो वरदान विधाता का, मैं गलती हूँ भगवंता की। तुम सोनी का मोबाइल हो, फोन वाला चोंगा। तुम सोनी का मोबाइल हो, मैं टेलीफोन वाला चोंगा। तुम सरोवर की मैं सागर तट का घूंगा। मंजिल से गिर जाऊंगा, मत आगे मुझे ढकेल प्रिय। 10 मंजिल से गिर जाऊंगा, मत आगे मुझे ढकेल प्रिय। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्रेम नहीं है खेल प्रिय। इसी के साथ मैं एक देशभक्ति कविता भी प्रस्तुत करना चाहती हूँ। तिरंगा मेरी शान है, तिरंगा मेरी शान है, ये भारत की पहचान है। ये तिरंगा मेरी शान है, ये भारत की पहचान है। ये देश का मान हमारे अंधेरे की मुस्कान है। ये देश का मान हमारे अंधेरे की मुस्कान है। तिरंगा मेरी भक्ति है, तिरंगा मेरी शक्ति है। तिरंगा मेरी भक्ति है, तिरंगा मेरी
ये देश का आत्मविश्वास गुलामी से मुक्ति है। तिरंगा मेरी आश है, तिरंगा मेरी आस है, तिरंगा मेरा विश्वास है। ये देश का सम्मान हमारे आजादी का प्रमाण है। तिरंगा मेरी आशा है, तिरंगा मेरी भाषा है, कि तिरंगा मेरी आशा है, तिरंगा मेरी भाषा है। ये देश की आजादी की अटल परिभाषा है। तिरंगा मेरा आत्मबल है, तिरंगा मेरा संबल है। पूरे देश को हर्षाएगा यह सत्य प्रबल है। धन्यवाद मैडम। अगली प्रस्तुति कस्तूरबा गांधी से है, अजर नस्ली सॉन्ग है।
पेशा आए और अपनी गीत प्रस्तुत करेंगे। पेशा Happy Republic Day to my respected principal and my respected teachers and trainees. Today we have gathered here to celebrate Republic Day. In this occasion I am going to say song, so please listen very carefully. ठीक है बुरी है न पालो इसे, नफरत बुरी है न पालो इसे, दिलों में खलिस है निकालो इसे, न तेरा न मेरा न इसका न उसका, इस सब का वतन है संभालो इसे। मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा, तू मेरा सब कुछ, मेरा सब कुछ। हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। तू मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है। तू मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है। हम जिएंगे और मरेंगे, ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम वतन हम नाम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम वतन हम नाम। जो करे इनको जुदा, मजहब नहीं इल्जाम है। जो करे इनको जुदा, मजहब नहीं इल्जाम है। हम जिएंगे और मरेंगे, ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। भारत की भुजाओं को सदा याद रखूंगी, भारत की भुजाओं को सदा याद रखूंगी, आजाद थी आजाद हूँ आजाद रहूंगी, आजाद थी आजाद हूँ आजाद रहूंगी। जय भारत जय हिंद, धन्यवाद। धन्यवाद।
धन्यवाद बहन। कार्यक्रम अब समापन की ओर है। अगली प्रस्तुति एक मेरी जो है भोजपुरी मातृभाषा में शास्त्रीय गीत है, उसको मैं प्रस्तुत करूँगा और आशा करता हूँ आपको अच्छा भी लगेगा और मज़ा भी आएगा। और मेरी राग उतनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन एक शिक्षक के अंदर जो है मैं आपको पहले ही बताया था कि गाना भी आना चाहिए, उसको रोना भी आना चाहिए और हंसना भी आना चाहिए। ठीक, तो अगर आप आगे शिक्षक बनते हो और अपने बच्चों को कहोगे कि आप जो है राष्ट्रीय कोई पर्व है उस पर गीत गाओ, भाषण दो, तो पहले तो शिक्षक को खुद प्रस्तुत करना पड़ेगा, तभी तो बालक आपसे सीख लेगा। तो मैं गाता हूँ, मातृभाषा में ही देशभक्ति गीत है। हमरे दुई गो ललनवा जवान बाबू, हमरे दुई गो ललनवा जवान बाबू, एगो सिमवा पे एगो किसान बाबू, एगो सिमवा पे एगो किसान बाबू, एगो करेला घरे रह के खेती बाड़ी, एगो करेला सीमा के रखवारी, एगो करेला घरे रह के खेती बाड़ी, एगो करेला सीमा के रखवारी, दुईगो हमें देशवा के शान बाबू, दुईगो हमें देशवा के शान बाबू, एगो सिमवा पे एगो किसान बाबू, एगो सिमवा पे एगो किसान बाबू, देशवा के दुनों हमें बड़ा क्रांतिकारी, पुनवा से सींचले हो फुलवारी, देशवा के दुनों हो बड़े क्रांतिकारी, पुनवा से सींचले हो ये फुलवारी, तबे देशवा हमारे बामहान बाबू, तबे देशवा हमारे बामहान बाबू, एगो सिमवा पे एगो किसान बाबू, एगो सिमवा पे एगो किसान बाबू। आप सभी को नमस्कार। मैं ज्योति कश्यप, सेक्शन 8 बैच 2021। आप सभी के समक्ष कुछ कवि की गजलें प्रस्तुत करना चाहती हूँ। पहले तो मैं आप सभी को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आप सभी को भारतवर्ष के राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं व अभिनंदन। इस वर्ष भारत का 74वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। भारत को एक स्वतंत्र गणराज्य बनने और देश के कानून स्थापित
के लिए 26 जनवरी यानी कि आज के दिन भारत का संविधान लागू हुआ। तब से आज हम इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मना रहे हैं। इसी की कड़ी में कवियों, लेखकों ने समय समय पर अपनी लेखनी के माध्यम से लोक कल्याण की भावना को अपनाए हुए अपने स्वर को आवाज देते रहे। उनमें से एक हिंदी कवि, कथाकार और गजलकार दुष्यंत कुमार ने जिनकी गजलें अक्सर लोगों की जुबान पर सुनी जा सकती हैं। वो कहते हैं, कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता, कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता, अरे एक पत्थर तो रस्ते उछालो यारो। अतः मैं उनकी प्रसिद्ध गजल संग्रह साए में धूप को प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जिसमें उन्होंने प्रजा के प्राथमिक जरूरत के प्रति अचेत सत्ता की ओर आगाह किया है। गजल है, कहा तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहा तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए, कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए, कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए, कहा तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहा चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। ना हो कमीज तो घुटनों से पेट ढक लेंगे, ना हो कमीज तो घुटनों से पेट ढक लेंगे, ना हो कमीज तो घुटनों से पेट ढक लेंगे। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए, कहा तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहा चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही। कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए, कहा तो तय था नजर, कहा तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहा चराग मयस्सर है शहर के लिए। तेरा निजाम है शिल्दे ज़बान शायर की, तेरा निजाम है शिल्दे ज़बान शायर की, तेरा निजाम है शिल्दे ज़बान शायर की। ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए, कहा तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहा चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर में कलियों के गुलमोहर के तले, कहा तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर है शहर के लिए। शानदार प्रस्तुति बहन ज्योति के द्वारा, तालियां के लिए। और अब कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं बहन साधना मौर्य को बुलाना चाहूँगा, एक बहुत ही बढ़िया गीत गाएंगी। और आप लोग धैर्य रखिए, सब्र का फल बहुत ही मीठा होता है। हमारे डांस घर पापा मेरे तो सबसे पूछ के और हमारे प्रिय प्रशिक्षु, मैं आप सबको एक गीत सुनाऊंगी, अगर कोई प्रस्तुत होगी तो क्या माफ गायब हो गया। तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो, तुम्ही मेरे
मुझे देख कर तुम जरा मुस्कुरा दो, नहीं तो मैं समझूंगी मुझसे खफा हो। तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। तुम्ही मेरे माथे की बिंदिया की झिलमिल, तुम्ही मेरे माथे की बिंदिया की झिलमिल, तुम्ही मेरे हाथों के गजरों की मंजिल। मैं हूँ एक छोटी सी माटी की गुड़िया, तुम्ही प्राण मेरे, तुम्ही आत्मा हो। तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। बहुत रात बीती, चलो मैं सुला दूं। बहुत रात बीती, चलो मैं सुला दूं। पवन छेड़े सरगम, मैं लोरी सुना दूं। तुम्हें देख कर ये ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता कोई सो रहा हो। तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। बहुत ही शानदार प्रस्तुति साधना बहन के लिए तालियां। और अब कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं कस्तूरबा गांधी की मैम एक गीत प्रस्तुत करना चाहती हैं, इनको बुलाना चाहता हूँ, ले जाएं। आप लोग तालियों से स्वागत कीजिए। परम आदरणीय डाइट प्रवक्ता सर, समस्त शिक्षक एवं मेरे प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम आप लोगों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि आज गणतंत्र का पर्व है, इसके साथ में माँ सरस्वती जी का भी दिन है। आज बसंत पंचमी की मैं आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। इस बसंत पंचमी के अवसर पर हम एक प्यारा सा भजन प्रस्तुत करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप लोग भी ज्वाइन करें साथ में। या देवी सर्वभूतेषु माँ सरस्वती रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मेरे सिर पर रख दो मैया, मेरे सिर पर रख दो मैया, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देने वाली मेरी माँ तो धन और दौलत क्या मांगे, देने वाली मेरी माँ तो धन और दौलत क्या मांगे। माँ भी मिले से मांगो तो फिर नाम और इज्जत क्या मांग। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, छाई अंधियारी रात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाती हो, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाती हो। देने वाली माँ शारदे देने से कतराती हो। कुछ ऐसा कर दो मैया, कुछ ऐसा कर दो मैया, करूँ सेवा तेरी दिन रात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। माँ अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरा रास्ता रोशन कीजिए जन्म जन्म का साथ। माँ अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ।
बोलो भारत माता की। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि के मान का है। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि के मान का है। हम लहराएंगे हर जगह इस तिरंगे को, ऐसा नशा ही कुछ हिंदुस्तान की शान का है, ऐसा नशा ही कुछ हिंदुस्तान की शान का है। जय हिंद, जय हिंद। अगली प्रस्तुति जो है भैया राकेश की है, जो आए और अपनी प्रस्तुति। बहुत बहुत धन्यवाद शिक्षु मित्र कुलदीप यादव जी को। फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी गुड आफ्टरनून रिस्पेक्टेड टीचर्स, मैम, डियर स्टूडेंट्स एंड ट्रेनीज। माय नेम इज राकेश मिश्रा फ्रॉम 3rd semester. Today I am standing in front of to deliver a small speech on the Republic Day. So first of all, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, आज के दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था और आज हम आज़ादी के उस मुहाने पर खड़े हैं जहां समूचा राष्ट्र मां भारती के वीर सपूतों को याद कर रहा है, उनके बलिदानों को, उनकी कुर्बानियों को याद कर रहा है। मैं तब पंक्तियां पढ़ता हूं कि आज हम सभी आज़ादी के इस पावन पर्व पर एकत्रित हुए हैं। इस दिन मां भारती के वीर सपूतों को याद करेंगे जिन्होंने अपनी कुर्बानियों का, अपने प्राणों को आहुति देकर इस भारत को आज़ादी दिलाई है। मैं तब पंक्तियां पढ़ता हूं जिसमें मेरा परिचय, आपका परिचय, हम सभी का परिचय है कि मैं रामचरितमानस की मर्यादा, मैं गीता सा पावन हूँ। मैं रामचरितमानस की मर्यादा, गीता सा पावन हूँ। मैं कालिदास की काव्य कल्पना, मैं ऋतुओं में सावन हूँ। मैं कालिदास की काव्य कल्पना, मैं ऋतुओं में सावन हूँ। मैं तुलसी की चौपाई में वाणी संत कबीरा की, मैं तुलसी की चौपाई में वाणी संत कबीरा की। सूरदास की भक्ति परंपरा में प्रेम वेदना मीरा की, सूरदास की भक्ति परंपरा में प्रेम वेदना मीरा की। मैं एकता की पावन प्रतिमा, जी हाँ, मैं एकता की पावन प्रतिमा, मैं गंगा का बहता पानी हूँ। मत पूछो मेरा परिचय, बस कह दो मैं हिंदुस्तानी हूँ, बस कह दो मैं हिंदुस्तानी हूँ। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आज के दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। आज के दिन हमारे देश में पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, मतलब संविधान लागू हुआ था और आज के दिन हम भारतीय सपूतों को याद करेंगे। तब मैं पंक्तियां कहूंगा जिन्होंने अपने प्राणों की कुर्बानी देकर इस देश को आज़ादी दिलाई है, अपने लहू से इस वतन को सींचा है। मैं तब पंक्तियां पढ़ता हूँ कि कतरा कतरा खून दिया था, दी जवानी जुनून दिया था। खड़े अंग्रेज माने नहीं तो गोलियों से भून दिया था, खड़े अंग्रेज माने नहीं तो गोलियों से भून दिया था। गोरियों के गाल नहीं थे, गोरियों के गाल नहीं थे, ना ही आवाज मजीरों की। खनखनाहट गूंजती थी सेल्यूलर में जंजीरों की, खनखनाहट गूंजती थी सेल्यूलर में जंजीरों की। अरे राजनीति से मिली नहीं है, जी हाँ, ये आज़ादी जो हमें मिली है ये राजनीति से नहीं मिली है। मैं तब पंक्ति पढ़ता हूँ कि राजनीति से मिली नहीं है, ना ही खरीदी पैसों से। सौदा लहू के मोल हुआ था चंद्रशेखर भगत सिंह जैसों से, सौदा लहू के मोल हुआ था चंद्रशेखर भगत सिंह जैसों से। और माओ ने गोली खाई थी बेटे लटके फंदों पर, जी हाँ, माओ ने गोली खाई थी बेटे लटके फंदों पर। आज़ादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि समय जो है, समय की अपनी सीमाएं हैं और कार्यक्रम समापन की तरफ बढ़ चला है, इसलिए मैं कम शब्दों में अपनी वाणी को विराम देता हूं और मैं आपको भी 4 पंक्ति और सुनाता हूं जो कि हम आज़ादी के उस मुहाने पर खड़े हैं जहां पूरा राष्ट्र मां भारती के वीर सपूतों को याद कर रहा है। जैसा कि हम जानते हैं हमारा भारत देश ऋषियों मुनियों और संतों का देश है। हमारे देश में अगर सबसे ज्यादा कविता का सम्मान होता है तो हमारे भारत देश, हमारे हिंदुस्तान में। मैं तब पंक्तियां पढ़ता हूं कि वो कविता थी जिसने गौरी को शब्दबान से मारा था, वो कविता थी जिसने गौरी को शब्दबान से मारा था, वो कविता थी जिसके स्वर में दिनकर जी ने हुंकारा था, वो कविता थी जिसके स्वर में दिनकर जी ने हुंकारा था। वो कविता है जिसको गाकर आरती सजाई जाती है, वो कविता है जिसको गाकर आरती सजाई जाती है। वो वंदे मातरम कविता थी, वो वंदे मातरम कविता थी कि सब गोरे आग बबूले थे, वो वंदे मातरम कविता थी कि सब गोरे आग बबूले थे।
वो वंदे मातरम कविता थी कि सब गोरे आग बबूले थे। वो कविता थी, जी हाँ, वो कविता थी जिसको गाकर सेनानी फांसी पर झूले थे। वो कविता थी जिसको गाकर सेनानी फांसी पर झूले थे। ये कविता मंदिर में जाकर गाओ तो भजन बन जाती है। जी हाँ, मंदिर में जाकर गाओ कविता भजन बन जाती है। दरबारों में गाओ कविता चारण बन जाती है। अगर रंगों के बीच गाओ कविता होली बन जाती है। माँ का स्वर मिल जाता है कविता लोरी बन जाती है। जी हाँ, कविता का सबसे बड़ा सम्मान जो कि हमारे हिंदुस्तान में होता है, मैं तब पंक्तियां पढ़ता हूँ कि माँ का स्वर मिल जाए तो कविता लोरी बन जाती है। और मत पूछो कविता की उड़ान, मत पूछो कविता की उड़ान, ये हम सबका स्वाभिमान बन जाती है। और कविता ही है जो 1.25 अरब का राष्ट्रगान बन जाती है। पुनः आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं अंतिम 2 पंक्तियों से अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि इस माटी को महबूब लिखो, इस देश को अपनी जान लिखो। इस माटी को महबूब लिखो, इस देश को अपनी जान लिखो। इस देश की मिट्टी मिट्टी में तुम राम लिखो, रहमान लिखो। और इतिहास बनाए जाते हैं परिवर्तन से, बलिदानों से। इतिहास बनाए जाते हैं परिवर्तन से, बलिदानों से। सब लिखते होंगे स्याही से, तुम लहू से हिंदुस्तान लिखो। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। जब भी आते हैं तो देश होके आते हैं। मैं एक शेर पढ़ना चाहूँगा। दे सलामी इस तिरंगे को, दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है। सर हमेशा ऊंचा रखना जब तक दिल में जा, जब तक दिल में जा। ज्ञान सर से कि ज्ञान सर आए और अपना आशीर्वचन दें और समापन की घोषणा भी ज्ञान सर। धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम के संचालक महोदय को, हमारे सभी विद्वान प्रवक्ता साथी, प्यारे प्रशिक्षु, हमारे अन्य सभी सहयोगी साथी, मैं आप सभी लोगों का एक बार पुनः हार्दिक वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं जानता हूं कि आप लोगों का धैर्य जवाब दे रहा है। बैठे बैठे जो है आप लोग बिल्कुल, आपका धैर्य, लेकिन फिर भी धैर्य का बांध जिस प्रकार से बंधा रहा, इससे यह स्पष्ट होता है कि आप लोग सनह सनह धैर्यवान होते जा रहे हैं। और अच्छा, हमको सुनना चाहिए। नहीं, हम तो सुनते सुनाते ही रहते हैं, लेकिन चूँकि समय भी देखा जाता है, फिर कभी अवसर मिलेगा हम लोग सुनेंगे, सुनाएंगे। बात ये नहीं है कि हम सुने, आप हमको सुने, हम आपको सुने। बात ये है कि अभी एक भैया आए थे, वो गुण में और वीर रस में इतनी वीर रस की धारा बहा दी। दरअसल वीर रस में दिक्कत ये होती है कि वीर रस सुन करके लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब समस्या ये है कि खड़े तो हो जाते हैं, फिर बैठते नहीं। जब रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कई दिन तक नहीं बैठते हैं, तो बहुत गंभीर समस्या हो जाती है। तो वीर रस वालों से इसीलिए थोड़ा डर लगता है। एक तो इनका काम है हर जगह फसाद की जड़ पैदा करना। जाएंगे पाकिस्तान में झंडा गाड़ देंगे। अरे भैया, काहे पाकिस्तान में झंडा गाड़ दोगे? आप क्या नहीं है जगह क्या? हिंदुस्तान में कम है? तो ठीक है, लेकिन प्रयास अच्छा था उस बच्चे का। कहाँ है भाई बच्चा? वो चला गया क्या? अच्छा, वो गायब भी हो गया, पढ़ के निकल गया। रोड पे खड़ा किया और खड़ा करने के बाद अपना गायब, है ना? तो चलिए ठीक, अच्छी बात है। कम से कम बच्चे सीख रहे हैं, प्रशिक्षु सीख रहे हैं। यही गुण आप लोग जब अध्यापक बनेंगे तो आप लोगों को काम देगा। अब क्योंकि सुनना चाहते थे तो एक आध सुना देता हूँ। हालांकि मन तो नहीं था, हमारे कई साथी जो है वो कह रहे हैं कि नहीं इसको बंद किया जाए। तो अच्छा, एक ऐसा सुना देते हैं जिससे आप लोग हंसते हंसते चले जाएं। अभी ये कोई हाथ से कविता पढ़ रहा था, वो क्या मिलन, खेल मिलन का क्या ऐसा कुछ करके, मुश्किल है अपना मेल पिए। वो जिन कवि की कविता है, अगर उसको उसी ढंग से आप लोग पढ़ते तो शायद बेहतर ढंग से आप अपनी प्रस्तुति दे पाते। देखिए, नकल करना भी एक कला है, ठीक है,
अब उसको अगर आप इस तरीके से पढ़ते हैं, मैं अपने शब्दों में अगर बात करूं, शायद एक आध बार आप लोगों ने सुना भी होगा और वही सुनने की आप लोग इच्छा रखते हैं। हम जान रहे हैं कि आप लोगों वाली कोई कहते ही नहीं है। समस्या तो इस बात की है कि सब जो है वो 40 से ऊपर वाले की बात सब करते हैं, उससे नीचे वाले की बात कोई करते ही नहीं है। तो कारण ये है कि सब भूतपूर्व युवा रहे हैं, इसलिए युवाओं की कोई काहे है ना। तो चलिए सुना देते हैं, उसी कविता का परिवर्तित रूप है। मैं अपने शब्दों में मैंने कभी लिखा था कि हम तुम हैं बेमेल प्रिय, हो कैसे मिलन का खेल प्रिय। अभी जिसने ये कविता पढ़ी है, पढ़ने का ट्रैक सीख लीजिए, ऐसे कविताएं पढ़ी जाती हैं बेटा तो अच्छी होती। हम तुम हैं बेमेल प्रिय, हो कैसे मिलन का खेल प्रिय। मिलने का मन तुम अमराई की छाया हो, मैं घनी बेर का कांटा। असल में वो हम लोग भी कभी आप लोगों की तरीके से थे, तो मन में भावनाएं तो मरती ही रही है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और ये सबके साथ होता है। अलग बात है कोई अपनी बात प्रदर्शित करता है, कोई नहीं करता है ना। तो समस्या ये नहीं थी, समस्या ये है कि जब दो प्रेमी आपस में प्रेम करते हैं और दोनों का मेल नहीं होता है तो बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। बात दरअसल ये कि तुम अमराई की छाया हो, मैं घनी बेर का कांटा। एक सुंदर हो, एक कुरूप हो तो क्या होगा, समझ सकते है ना। तो तुम अमराई की छाया हो, मैं घनी बेर का कांटा। और मिलने का मन होते ही जब पड़ जाता था चांटा। ये भी एक समस्या थी। पता लगा कि अम्मा पापा जान गए तो दे कुट्टम कुट्टम, दे कुट्टम कुट्टम, दे कुट्टम कुट्टम। मिलने का मन होते ही जब पड़ जाता था चांटा। तुम हो चंपा की कली खिली, मैं हूँ करील की बेल प्रिय, हो कैसे मिलन का खेल प्रिय। जब हम तुम हैं बेमेल प्रिय, और तुम सुर लहरों की सरगम हो। जैसे हम गाना गाना शुरू करें अगर, तो गर्दाभाई स्वर में गाएंगे। गर्दाभाई स्वर में समझ रहे होंगे ना, क्योंकि राग में गाना भी एक कला है और ऊपर वाला सबको यह कला नहीं बख्शता है। तो पता लगा हम गाना शुरू करेंगे तो गर्दाभाई स्वर में गाएंगे, इसीलिए हम कविता कहने लगे, है ना। ये हमारे गुरुजी का श्राप है। हाँ, हमारे गुरुजी का वास्तव में श्राप है। हम लोग जब एमए करते थे तो उस समय हम लोगों की जो मित्र मंडली थी आगे ही बैठते थे। तो हमारे यहाँ एक डॉक्टर टीडी रस पढ़ाते थे, बहुत बढ़िया पढ़ाते थे और उनका मैं जीवन भर आभारी रहूँगा और जीवन भर वो मुझे याद रहेंगे। अभी भी रस में कभी मैं चूकता हूँ, बात नहीं समझ में आती है तो मैं केवल उनकी स्टाइल याद करता हूँ। इतने अच्छे ढंग से पढ़ाते थे। तो ये उनका अभिशाप है कि जाओ तुम जहाँ भी रहोगे तुमको देख के सब हंसेंगे, है ना। तो हम लोग जहाँ भी हैं हमको देख कर सब हंसेंगे, लेकिन कभी कभी गुरुओं का अभिशाप भी वरदान बन जाया करता है। और मेरा पूरा ग्रुप टीचर है, पीजीटी से कम कोई नहीं, ये उन्हीं की देन है, ये उनका अभिशाप ही कह लीजिए जो हम लोगों के लिए वरदान बना। तो तुम सुर लहरों की सरगम हो, मैं फटे गले का बउआ। बउआ समझते हैं, हमारी तरफ बांस को कहते हैं, बांस ना फट फट बोलता है ना। तो तुम सुर लहरों की सरगम हो, मैं फटे गले का बउआ। तुम हो कोयल की हुक कूक, मैं हूँ। तुम हो कोयल की हुक कूक, मैं काँव काँव कर कौआ। तुम हो कोयल की हुक कूक, मैं काँव काँव कर कौआ। तुम हो ऐश्वर्या सी सुंदर, मैं हूँ बबूल का ठूठ प्रिय, हो कैसे मिलन का खेल प्रिय। जब हम तुम हैं बेमेल प्रिय। और तुम चंद्र बदन सी मृग नैनी, मैं तुम चंद्र बदन सी मृग नैनी, मैं झुलसा काला तारा। तारा जब टूटता है तो वो काला हो जाता है, बड़ा प्रूफ हो जाता है। तुम चंद्र बदन सी मृग नैनी, मैं झुलसा काला तारा। और तुम किस्मत जैसी मधुर मधुर, मैं कड़वी ककड़ी बेल प्रिय, हो कैसे मिलन का खेल प्रिय, हो कैसे मिलन का खेल प्रिय। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। निश्चित रूप से आप लोगों ने जिस धैर्यपूर्वक अपने बीच के साथियों को
उनकी प्रस्तुतियों को सुना, सराहा, ये अपने आप में काबिल तारीफ़ है। और जितने भी प्रशिक्षुओं ने अपनी प्रस्तुतियाँ दी हैं उनकी भी प्रस्तुति सराहनीय है। और ऐसे कार्यक्रम करते रहने से, होते रहने से निश्चित रूप से कहीं न कहीं जीवन में हमारे व्यक्तित्व पर इसका प्रभाव पड़ता है। और इस पूरे कार्यक्रम की सूत्रधार सबसे पहले मैं आदरणीय रेणु मैडम को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आपने बड़े अच्छे ढंग से इस कार्यक्रम को तैयार कराया और कार्यक्रम को प्रस्तुत कराया। सभी हमारे जितने विद्वान प्रवक्ता साथी हैं, सभी के सहयोग से आज ये कार्यक्रम सफल हुआ। मैं आप लोगों को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। एक बार पुनः गणतंत्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। और कार्यक्रम के अंतिम पायदान पर सभी को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए मैं अपनी ओर से आदरणीय ओमकार नाथ गुप्ता जी को आमंत्रित करता हूं। कृपया आप मंच पर आएं। सभी को अपनी बात रखते हुए सभी को धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। और मैं आपसे यह भी आग्रह करता हूं कि आप ही कार्यक्रम के समापन की घोषणा भी करेंगे। आदरणीय गुप्ता जी। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर उपस्थित हमारे आज के इस गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह के हमारे मुख्य अतिथि जो अभी इस समय हमारे बीच में नहीं है, चले गए कार्यक्रम की व्यस्तता के कारण, प्राचार्य सर, हमारे विद्वान और सम्मानित आदरणीय प्रवक्ता साथीगण, हमारे प्रशिक्षुगण और कस्तूरबा गांधी के जितने भी स्टाफ और बच्चे थे, आप सभी लोगों को वंदन अभिनंदन था। और सबका अभिवादन करते हुए, चूँकि मुझे बहुत अंत में कहा गया है कि अब जब आपका धैर्य जवाब दे रहा हो और आपके सामने कुछ बोलने की चुनौती दी जाए तो बड़ा एक सच में वो चुनौती होती है। और धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए दिया गया है। मैं चाहता था कि मैं आज कुछ बोलूं, क्योंकि कभी कभी ज्ञान सर ने अभी कहा ना, उन्होंने कहा कि मैं बांस का फाट हूँ, तो वो तो कुछ ठीक ठाक है। मैं एक एक्सपायरी डेट का हूँ। गाने में कभी आप लोग गाना सुनिएगा तो हमारे बीच में हमारे साथी प्रवक्ता डॉक्टर सौमित्र सर हैं, बड़े ही प्यारे। मैं उनको सुनना बड़ा अपना सौभाग्य समझता हूँ। अक्सर हमको सुनाते रहते, बड़ा खुशनसीब मानता हूँ कि वो मेरे साथ कार्यरत है। तो सर से अगर आप लोग निवेदन करें, मैं तो कई बार कह चुका, उन्होंने इनकार कर दिया मुझे। बड़े भैया भी कहते हैं, मेरी बातों को टालते हैं बहुत जल्दी से। चलिए, आप लोग जैसा रिक्वेस्ट कर लीजिएगा सबसे। मैं जो है बात की ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा आपका कि इस कार्यक्रम का, चूँकि आज गणतंत्र दिवस है, 74वां गणतंत्र दिवस आप लोगों को हम लोग मिल करके हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। आप सभी लोगों के इसकी हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि कभी कभी जब हम खुशियाँ मनाते हैं तो हमारे जो कुछ नार्म होते हैं, जो हमारा मूल उद्देश्य होता है, जो हमारा मूल मुद्दा होता है, उससे हम भटक जाते हैं। तो हमें सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ मनाने तक ही सीमित और औपचारिकता पूरी करके अगर हम अपने कार्यों की तीसरी कर लेंगे तो थोड़ा सा इसकी सार्थकता ख़त्म हो जाती है। और आज की इस कार्यक्रम में जहाँ पे हमारे यहाँ 400 की स्ट्रेंथ है, वहाँ पर अगर ये गिने चुने लोग बैठे हुए हैं तो देशभक्ति की इससे बड़ी मिसाल कहीं मिल नहीं सकती है। सही में ये मेरे हृदय से निकल रहा है कि ये जो बैठे हुए हैं वाकई में इनसे बड़ा देशभक्त नहीं है कोई। बाकी जो नहीं आए हैं उन पे हम फिर से एक बार सोचने की, चिंतन करने की ज़रूरत है कि हम जिस उपलक्ष्य में यहाँ उपस्थित हुए हैं, ऐसे राष्ट्र का उत्थान होना बड़ा मुश्किल है जहाँ के लोग सिर्फ दबाव न हो, बंधन न हो, प्रेशर न हो, अनुशासन के नाम पर कड़ाई न हो, वहाँ स्वेच्छा से अगर नहीं आ रहे हों तो सही में
सोचना पड़ेगा कि हमारा देश कहाँ जाएगा, किस दिशा में जाए। क्यों कहा जाता है जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, और जवानी हमारा चल रही है दूसरी तरफ। तो ये बड़ी सोचने की बात है। और गणतंत्र दिवस के बारे में हमारे प्राचार्य सर ने बहुत कुछ आपको बताया, और सबको पता है कि क्यों मनाया जाता है, आज ही का दिन क्यों चुना गया। और संविधान दिवस है, संविधान लागू हुआ था आज के दिन। और गणतंत्र का मतलब होता है कि जिस देश का, राष्ट्र का मुखिया जो होता है वो जनता के द्वारा चयनित हो, ऐसा नहीं कि मनोनीत हो जाए वो, ये इसका वास्तविक अर्थ होता है। और जिस देश के लोगों ने, संविधान ने हमें अधिकार दिया कि हम अपने राष्ट्र के मुखिया को वंशानुगत न चुने, बल्कि उसको हमारे पास राइट हो जब चाहे, जिसको चाहे अपनी पसंद के अनुसार अपने देश हित में, राष्ट्र हित में उसको चयनित करके उस पद की जिम्मेदारी दे, और वो जवाबदेही के साथ, उत्तरदायित्व के साथ अपनी भूमिका का निर्वहन करे, क्योंकि उसका हित अपना स्वार्थ नहीं होता है, बल्कि इस देश के अग्रिम पंक्ति में सबसे ज़्यादा दूर के एरिया में उपस्थित हमारा जो प्रजा है, जो हमारा नागरिक है देश का, अगर वो कष्ट में है, वो दुखी है, उसको किसी तरह की तकलीफ है, उसको शिक्षा नहीं मिल पा रही है, उसकी ज़रूरतें नहीं पूरा हो रही है, तो सही मायने में अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा पा रहा है। उस उद्देश्य से हमारे देश का संविधान लागू किया गया था। वो सोच थी हमारी, वो अथक प्रयास था। 2 साल 11 माह 18 दिन था, वो केवल एक ड्राफ्टिंग करने का समय था। ये इतिहास हमारा है, उसमें सदियों की संस्कृति विरासत हमारी रही है, जिसको किया ध्यान में रखते हुए दुनिया के सारे संविधानों को खंगालते हुए उसका जो सार तत्व था, जो सबसे बेस्ट पॉइंट थे, उसको कम तर छाटते छाटते जो क्रीम चीज थी उसको ले आए, तब भी दुनिया का सबसे विशाल संविधान हमारा बना। और वो कमेटी थी जो चयनित थी और इतने बड़े विद्वान सभा के द्वारा वो बनाई गई थी, तो सोच समझ के उन्होंने सब कुछ किया था, उसकी ड्राफ्टिंग शामिल किया था। उस चीज को हम आप, क्योंकि उस परिंदे से आप आज़ादी का मतलब अगर जानना चाहें तो नहीं बता पाएगा, जिसे गुलामी देखी नहीं हो, स्वतंत्रता देखी नहीं हो, उससे आप पूछेंगे तो वो कहेगा कि सब मजाक होता है, कुछ होता नहीं। हम आप स्वतंत्रता का मतलब क्या जाने, नहीं जानेंगे। क्योंकि और मेरा कहने का मतलब ये होता है कि जो हमारा संविधान है वो 3 चीज़ें समझते कि कोई राष्ट्र होता है बगैर संविधान के भी चलेगा। जब संविधान की संकल्पना नहीं थी हमारे यहाँ, हमारे देश जो नए नए स्वतंत्र हुए थे वो नहीं ला रहे थे, तब भी देश चलता था। संविधान का काम जो होता है वो मुख्यतः नियमों कानूनों का मात्र संग्रह नहीं होता है, बल्कि किसी देश के सिस्टम को, सरकार को, नागरिक को, प्रजा को, सबको मर्यादित ढंग से अपने अधिकारों, अपने कर्तव्यों को उपयोग करना सिखाता है। उसके लिए वो गाइडलाइन प्रस्तुत करता है। वो संविधान जो हमें मर्यादित रूप से रहने के लिए सिखाता है, वहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ स्वतंत्रता के नाम पे, अधिकारों के नाम पे उच्छृंखलता सीखी है। हमने स्वतंत्रता का मतलब नहीं जाना है, हमने अनुशासन का मतलब नहीं जाना, हमने कर्तव्य का मतलब नहीं जाना। हमारे संविधान में हमको अधिकार दिए गए हैं, मूल कर्तव्य, मूल अधिकार दिए गए हैं, मूल कर्तव्य दिए गए हैं, लेकिन अधिकारों के हर अधिकार के ऊपर एक प्रतिबंध भी लगाया गया है कि आपकी स्वतंत्रता हमारे लिए अक्षुण्ण है। उसके लिए हमारी सरकार डेडिकेटेड है, समर्पित है कि चाहे कोर्ट, उसके लिए कोर्ट की स्थापना की है, लेकिन वो तभी तक है जब तक आपका व्यवहार दूसरे के अधिकारों का हनन न करे, तब तक आपका अधिकार सुरक्षित है। और वहाँ पर जब आपके कार्यक्रम में, इस कार्यक्रम को हम सिर्फ और सिर्फ एक सांस्कृतिक मंच बना करके छोड़ देते हैं, उससे सीखते नहीं हैं। तो यहाँ पे अनुशासन की स्थिति हम देख रहे हैं कि लगातार हमारे गुरुजन बैठे हैं और लगातार लोग निकलते जा रहे हैं, पूछते खैर इंटरवल तक आपको क्यों रुकना था, अभी 12 साढ़े 12 बज रहा है। रोज की आदत है, मैं समझ रहा हूँ कि आप थोड़ी जल्दी आपको बुलाया है, मैक्सिमम लोग बिना खाए यहाँ पर आए हैं, जल्दी निकल आए हैं। ठीक है, एक दिन साल भर में 1 दिन 2 दिन 3 दिन आपसे मांगा जाता है ना, पर डे तो आप अपने अनुसार आते हैं। एक दिन देश के नाम पर, एक दिन संविधान के नाम पर, एक दिन हम लोग मांगते हैं उन शहीदों के नाम पे जिन्होंने इस देश को स्वतंत्र कराने में अपने पूरी की पूरी जिंदगी, अपनी जवानी, अपना विरासत, अपनी हर शख्सियत को उन्होंने उछाल कर दिया। उसके नाम पे जब उस देश का युवा समय देने के लिए नहीं तैयार है, उसके दिल में वो प्रेम नहीं है, न्यौछावर की भावना नहीं है, तो मैं नहीं मानता कि सच्ची श्रद्धांजलि आप अर्पित करते हैं, उनके प्रति जरा भी श्रद्धा है आपके अंदर। तो आप इस चीज को सोचिए कभी कि जिस देश ने हमें सब कुछ दिया है, हमें पढ़ने के लिए दे रहा है, हमारी सुविधाएं दे रहा है, हमारी सुरक्षा कर रहा है, उस देश के नाम पे अगर हम 4 घंटे नहीं दे सकते हैं तो शायद एक सभ्य नागरिक कहलाने लायक नहीं है। मैं सबको बात करता हूँ, किसी पे आक्षेप नहीं लगाता हूँ, मैं भी अपने आप को उसके अंतर्गत रखता हूँ कि अगर मैं
इस संविधान के नियमों के द्वारा अगर विचलित होता हूँ, उनसे विचलित होता हूँ, तो मैं भी उस कैटेगरी में खड़ा हूँ। अंत में ये चीज़ें सोचिएगा, समझिएगा। पढ़ना लिखना करना, आगे सफल होना कोई बड़ी बात नहीं है। आप फोकस करेंगे अपनी स्टडी पे, जिस दिन कंटिन्यूटी के साथ अपने लक्ष्य को आप निर्धारित करके चलेंगे तो मिलना जरूरी है। लेकिन हमें सिर्फ नौकरी पा जाना हमारा लक्ष्य अगर है तो सही मायने में आप शिक्षा के अर्थ को नहीं समझते। आपका अर्थ है इस समाज का, इस देश का सभ्य नागरिक बनना, दूसरों को राह दिखाना। आप आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, आपका आदर्श हूँ, आप मेरा अनुकरण करते हैं, कल आप मेरी जगह खड़े होंगे। हमें हमेशा के लिए नहीं है, ये सारे जितने लोग हैं हमेशा के लिए नहीं है। वो प्लेस खाली होगा, आप आएंगे, आपका अनुकरण करने वाला दूसरा आएगा। अगर आप अनुकरणीय नहीं है तो लानत है आपके ऐसे पद को संभालने पर। खैर बहुत हुआ, आप लोगों को ज़्यादा कुछ बोलूँगा तो दिक्कत होगी, लेकिन कभी न कभी ये पीड़ा होती है देख करके कि जिस देश के नाम पे सेल्फी फोटो करके खाली काम खत्म कर दिया जाता है, वहाँ पे थोड़ा सा इसका मर्म भी समझना है। और अंत में मैं पुनः एक बार संचालित कार्यक्रम के जो आयोजक हैं आदरणीय रेणु मैम, आपको मैं दिल की अंतिम गहराई से आभार व्यक्त करना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा। इतना सुनहरा कार्यक्रम, इतना अच्छा कार्यक्रम तैयार करवाया और सारे प्रशिक्षुओं को मौका दिया अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए, उनके अंदर छिपी हुई प्रतिभा को निखारने का एक मंच मिला उस पर, और मुझे भी अपने विचारों को रखने के लिए आपने मौका दिया। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। तत्पश्चात मैं प्राचार्य जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि अपने व्यस्ततम समय में इस संस्थान में वो प्रभारी की भूमिका में है, लेकिन फिर भी समय समय पर वो अपने व्यस्ततम समय में से अपना बहुमूल्य समय निकाल करके यहाँ पे आते हैं। उनके तमाम कार्यक्रम में डिवाइस के पद पे हैं, पूरे जिले का प्रभार है माध्यमिक शिक्षा का उनके ऊपर, फिर भी वो आए, इस कार्यक्रम में शरीक हुए, अपना आशीर्वचन दिया हमको। आपका भी बहुत बहुत आभार है। उसके बाद इस कड़ी में मैं अपने साथी और हमारे सबसे अनुभवी, हमारे अग्रज, और जब भी हमें कोई ज़रूरत पड़ती है हमें मार्गदर्शन देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं, आदरणीय ज्ञान बहादुर सर, आपसे हर चीज़ में माहिर, चाहे उनको अपने कार्यशैली हो, चाहे उनका अनुभव हो, चाहे ज्ञान हो, हर मायने में आपने देखा होगा कि जब भी आप उनके साथ जाते हैं, उनके पढ़ाने का अंदाज हो, उनका ज्ञान हो, सब कुछ से आपको लाभान्वित करते रहते हैं। हमें भी ज़रूरत पड़ती है तो हम उनसे मार्गदर्शन लेते रहते हैं। आपने भी अपने आशीर्वचन से बच्चों को प्रेरित किया, मोटिवेट किया, और जहां बोरियत छाने लगी थी वहां नई ऊर्जा का संचार किया इनके बीच में, और आप हमेशा इन बच्चों के प्रेरणा स्रोत रहेंगे। आपका भी बहुत बहुत आभार है। साथ में हमारे बीच में हमारे बड़े भाई आदरणीय डॉक्टर राम तेज वर्मा सर बैठे हुए हैं। आज उनको बोलने का मौका नहीं मिला क्योंकि कम समय था। हम लोग चाहते थे कि किसी को बोलने का मौका ना मिले, कुछ लोग बोलें, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको सुने। हमको तो आप रोज़ सुनते रहते हैं, तो उनको भी समय नहीं मिला, लेकिन फिर भी उनके विचार, उनके अनुभव, उनका मार्गदर्शन हमारे लिए हमेशा मिलता रहता, उपलब्ध रहता है। जब भी ज़रूरत पड़ती है वो देते हैं। आपका भी आभार है कि अपना बहुमूल्य समय दे करके यहाँ पर शांति के साथ इस कार्यक्रम का देख रेख, ऑब्जर्वेशन करते रहे, अपना सहयोग देते रहे। उसके बाद हमारे सबसे प्रिय और सबसे मुझे मानने वाले, और मैं उनको इतना ज़्यादा मानता हूँ, और जीव विज्ञान के प्रवक्ता आदरणीय ओंकार चौधरी सर, अद्भुत प्रेम है उनका। जब तक एक बात बड़ी अच्छी होती है हमारी कि यहाँ दिन भर साथ रहने के बाद अगर रात को एक बार फोन पे बात ना हो जाए सोने से पहले, तो लगता है कि कुछ छूटा सा जा रहा है। तो उस तरह से एक बड़े भाई की भूमिका निभाते हैं और आप लोगों के लिए भी तत्पर रहते हैं। हम तो कहते हैं कि शायद इस डाइट में उनसे ज़्यादा अवेलेबल रहने वाला कोई व्यक्ति हो नहीं है कोई। जितनी कर्मठता के साथ, जितनी कर्तव्यपरायणता के साथ, जितनी ईमानदारी के साथ वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहते हैं, वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आपके लिए पता नहीं है, नहीं आप जाने। तो आपका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर संतोष यादव जी हमारे बड़े भाई, हमारे साथी, हमारे विषय साथी भी हैं, और हमेशा से बहुत टेक्निकल आदमी है। जब भी ज़रूरत पड़ती है किसी टेक्निकलिटी की तो हम उनको याद करते हैं, उनका सहयोग लेते हैं। आपने भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रह के चार लगाया, आपको भी दिल के अंतिम गहराइयों से हार्दिक आभार है। हमारे संस्थान के उर्दू के प्रवक्ता आदरणीय गणेश जी हैं, जो मैं
ओंकार सर को कहूँ और उनके साथ साथ गणेश सर को छोड़ दो कि वो अवेलेबल नहीं रहते हैं तो ये भी बेईमानी होगी हमारे लिए। तो सबसे ज़्यादा अगर छात्रों के लिए अवेलेबल है ओंकार सर के बाद तो ऑन ड्यूटी और ऑफ ड्यूटी दोनों रहते हैं। तो आपको भी आप बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं। इस कड़ी में हमारे गणित के प्रवक्ता आदरणीय वीर बहादुर सर हैं, जानते हैं आप उनको, और वो हमेशा हम आपके चिंतित रहते हैं। थोड़ा सा कठिन विषय पढ़ाते हैं, वो दुखी भी रहते हैं, चिंतित भी रहते हैं कैसे क्या किया जाए कि बच्चे, क्योंकि सबसे ज़्यादा उनको चिंता रहती है क्योंकि उनका विषय कठिन पड़ता है। वो चिंतित रहते हैं कि मेरे विषय में कहीं न कहीं ये डवाडोल हैं, तो क्या किया जाए कि वो हमेशा आगे रहें। इसलिए चिंतित रहते हैं, पढ़ाते भी रहते हैं और हमेशा आपके लिए भी अवेलेबल भी रहते हैं, वो मार्गदर्शन भी करते रहते हैं और हमारे बड़े प्रिय साथी हैं। आपका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। इस कड़ी में डॉक्टर सौमित्र सिंह जो मेरे अनुज हैं, मेरे छोटे भाई हैं, बहुत दिन से हम लोगों की सबसे ज़्यादा अगर कह दीजिए कि दिल से दिल अगर किसी से मिलता है तो रोज़ बिना हर हर महादेव का नारा लगाए हम लोगों का दिल पूरा नहीं होता है। और एक सच मायने में कहूँ, इस डाइट में अगर कोई मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति है तो डॉक्टर सौमित्र सिंह है। चाहे गीत हो, चाहे संगीत हो, चाहे स्पोर्ट हो, चाहे स्टडी हो, हर मामले में वो अच्छे हैं। और हमारे आपके लिए जो भी हो सकता है हम लोग मिलजुल करके आपके लिए करते हैं और मेरी बातों को कभी टालते नहीं हैं, हमेशा बड़े प्रेम से, आदर से मुझे याद करते रहते हैं। आपका भी बहुत दिल की गहराई से मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर के। साथ साथ अमित मिश्रा जी बैठे हुए हैं, आप कलाकार आदमी हैं और कला और संस्कृत दोनों से, और संगीत, कला, संस्कृत के साथ साथ कभी कभी उनकी एक छवि मुझे बहुत अच्छी लगती है कि जितना वो प्रेम से काम करते हैं उतना आपको डांटते भी हैं, क्योंकि उन्हें चिंता है कि कहीं आप अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें। तो कभी बुला करके इधर उधर आपको देखते हैं तो बुला करके डांट देते हैं और कहते हैं कि नहीं ये ठीक नहीं, ये समय का सदुपयोग करें आप, तो शायद आप फ्यूचर के लिए अच्छा कर सकते हैं। तो आपके साथ में हम मिलजुल करके, हमारे साथी प्रवक्ता हर काम में हमारे साथ देते हैं, आपका भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं मैं। साथ साथ हमारे जो यहाँ पे डाइट के शिक्षणेतर कर्मचारी हैं, चाहे वो कोई भी हो, सब लोग बड़ी लगन के साथ इस संस्थान को आगे बढ़ाने में अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। आज भी उपस्थित होकर अपनी भूमिका का निर्वहन किया। आप सभी लोगों को भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। साथ साथ हमारे सीनियर प्रशिक्षु जो 2021 बैच के हैं, अब तो सीनियर नाम लग गया है तो थोड़ा सा सीनियरिटी दिखती है, ठीक। तो आप सभी लोगों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इस कार्यक्रम में अगर कोई मुख्य भूमिका निभाता है तो आप उसमें आगे रहते हैं, क्योंकि आपको ही देख करके आपके छोटे भाई, आपके अनुज, आप लोगों को संरक्षण में रह के सीख रहे हैं, देख रहे हैं। इस कार्यक्रम में सबसे ज़्यादा महती भूमिका होती है। हम तो सिर्फ निर्देश देते हैं, भौतिक रूप से जो भी कार्य करना होता है आप ही लोग करते हैं। आपको भी मैं अपने दिल की गहराई से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि यूं ही साथ देते रहिए हमारा और इस डाइट को आगे बढ़ाते रहिए जब तक है। और यहाँ से जाने के बाद इस ऐसी भूमिका में आई कि फिर डाइट में ही आए आप लोग। उसके बाद धैर्य के साथ बेचारे भूखे प्यासे, एक लालसा है यहाँ से प्रशिक्षण ले जाना न मजबूरी है, जिसके आस में यहाँ बैठे हैं कि हम कितना पकाएंगे हम आपको बैठा के। 1.5 साल की इसमें तालियां आज देख रहा था, मतलब खुशी मुझे ये हो रही थी इस कार्यक्रम में बैठा तो सबसे ज़्यादा कार्यक्रम का आनंद 2022 वाले ले रहे थे। और ये अच्छी बात है। स्वामी सर से मेरी बात हो रही थी कि हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। जिस माहौल में आप हो उसको जीने का हमेशा कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए। चिंतित मत रहिए कि अरे ऐसा ना हो, ये ना हो। जो पल है बस, हाँ उदंडता नहीं होनी चाहिए, अनुशासनहीनता नहीं होनी, बाकी जो चीज़ है उसको आनंद लेते रहिए। और आपसे एक अपेक्षा है कि आपके अंदर एक आदर्श होता है दोनों तरह का, सकारात्मक और नकारात्मक। तो हमारी टेंडेंसी, ह्यूमन बीइंग की टेंडेंसी होती है कि हम नकारात्मक चीज़ों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। देखा देखी कम संख्या है तो हम भी भागने का प्रयास करते हैं, नहीं आने का प्रयास करती है। ये आपके लिए घातक है, मेरे लिए नहीं है। आप आएंगे तो भी हमारी नौकरी चलेगी, नहीं आएंगे तो भी चलेगी।
लेकिन ये जो बहुमूल्य समय मिला है 2 साल संस्थान में रह करके कुछ सीखने का, कुछ जानने का, उस मौके का आनंद उठाइए, उससे सीखने का अपना सदुपयोग करिए। और उसके बाद गायब रहना, इधर उधर घूमना, आप 2 घंटा 3 घंटा अगर कंटिन्यू नहीं बैठ सकते तो अब 18 घंटा बैठ के लोग पढ़ते हैं, वो कहाँ से संभव होगा? क्योंकि आपको आगे जाना है तो कम से कम आपके अंदर ये चीज़ होनी चाहिए कि धैर्य हो आपके पास, कंटिन्यूटी हो आपके पास, और आप एक साथ बैठ करके पढ़ने सीखने के लिए, क्योंकि आपका मुख्य उद्देश्य है सीखना। अगर आपके अंदर वो अभी सीखने की जो ललक नहीं पैदा होगी, संस्थान में उपस्थित रह करके नहीं, बहुत पढ़ाई किया होगा, मैं जानता हूँ कि पढ़ाई हो जाती है, आपके पास तमाम चीज़ें हैं, तब सिखाना नहीं है, लेकिन यहाँ पर आने का, जीने का, सीखने का जो आनंद मिलेगा शायद आपको कहीं किसी पढ़ाई में न मिला होगा, न मिलेगा, ये मेरा दावा है। तो आप लोगों ने इतने धैर्य के साथ, इतने अनुशासन के साथ हमारा साथ दिया, इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आपकी महती भूमिका थी और निर्वहन किया आपने उसका बखूबी। आपको भी दिल की अंतिम गहराइयों से मैं धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। इसी तरह से संस्थान के में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर तल्लीनता के साथ, आप तन्मयता के साथ, समर्पण के साथ जिस उद्देश्य के लिए यहाँ आए हैं उसको पूरा करिए। और इसके साथ साथ जितने भी इस संस्थान के इस कार्यक्रम में, चाहे संस्थान में रहे हों चाहे ना रहे हों, कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना समय दिया होगा, उस सभी लोगों को मैं अपने दिल की अंतिम गहराई से आभार देता हूं, धन्यवाद देता हूं। इसी तरह से अपना सहयोग देते रहिए। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, ये देश है तो हम हैं, ये एजुकेशन है तो हम हैं, ये संस्थान है, इसकी मर्यादा है, इसका अनुशासन है, तभी हम हैं। इसको ध्यान में रखिए कि हमें डांटना पड़े। कभी कभी जब दुख होता है तो ये बातें निकलती हैं। मैं नहीं चाहता, मैं ऐसा, मेरा व्यक्तित्व तो नहीं कि मैं आपको डांटूं, लेकिन कभी कभी सोचने पे आप लोग मजबूर कर देते हो कि मैं कोशिश करूँ कि आप भी मौका न दें, तो मैं इस तरह से कहूँ आपको। इस मौके को गमगीन बनाना मेरा उद्देश्य नहीं था, मैं इसके लिए आप क्षमा प्रार्थी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज़ कि आप हमेशा जीने का एक अंदाज बना लीजिए, एक फलसफा बना लीजिए, और इसी तरह से जिए कि ज़िंदगी आपकी लगे कि हम हैं तो हैं। ठीक, धन्यवाद बहुत बहुत आप सभी लोगों को इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा। इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा भी करता हूँ। थैंक यू।